हमारे साथ आज कीनोट स्पीकर ग्रुप कैप्टन रमेश चंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आपका और संस्कृत का बहुत गहरा नाता रहा है, हिंदी और संस्कृत में मैम पढ़ाती रही हैं। उनके रिस्पेक्टेड हस्बैंड हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं इंडियन एयरफोर्स से, और मैंने आपको थीम भी और सब भेजा था। वी नीड योर ब्लेसिंग्स। परम आदरणीय कुठियाला जी और हवा से बात करने वाले त्रिपाठी जी, ठीक है त्रिपाठी जी, आप हवाओं से ही बात करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। आज का विषय जो डॉक्टर सविता जी ने चुना है, सर भी ज्वाइन कर चुके हैं सर मैडम। जी जी, बहुत ही समय अनुकूल। एक्सटर्नल थ्रेट। कौन नहीं जानता कि हम किस प्रकार से चारों ओर से दुश्मनों से घिरे पड़े। जब मुझे पता चला, जब मैंने पढ़ा कि ये विषय है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस विषय पर विचार अवश्य में होने चाहिए। ये ठीक है कि हमारे अपने ही यहाँ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि शांति नहीं चाहते। जयचंद जैसे हैं वो, तो फिर भी हमें बड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। चारों ओर से जैसे निशाना लगा करके ताक में बैठे हैं कि कब कोई अवसर आए तो हम झपट्टा मारें। मैं प्रबुद्ध विचारकों के विचारों से लाभान्वित जरूर होना चाहता हूं, लेकिन एक बात तो अवश्य है कि यदि इस समय हम सतर्क नहीं हुए तो भविष्य में हमें समय नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने तो विभाजन की वो परिस्थितियां देखी हैं, भयावह परिस्थितियां देखी, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। आप श्रोताओं में से कईयों ने देखी होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की परिस्थिति फिर भारत को देखनी पड़े। आइए, मैं डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी की ओर से प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला जी और रमेश चंद्र त्रिपाठी जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं। ये डॉक्टर सविता के माध्यम से हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है। आई एम रियली इंडेटेड टू यू सर एंड वुड लाइक टू बी बेनिफिटेड फ्रॉम योर वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने शुरुआत तो करी थी प्रोग्राम्स की, और एक फॉर्मेलिटी होती है वो मैं पंचरत्न की तरफ से करता हूँ कि पंचरत्न शोध संस्थान आज इस गोष्ठी का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस डीएवी सेंटेनरी कॉलेज फरीदाबाद के सहयोग से कर रहा है। और इस गोष्ठी की जो आज का विषय है वो है हमारा एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया। और हमारे आज की अध्यक्षता करेंगे हमारी गोष्ठी की हमारे पंचरत्न शोध संस्थान के अध्यक्ष, हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन प्रोफेसर बृजकिशोर कुठियाला जी, जो हमारे मेरे गुरु भी हैं। और मुझे लगता है कि जो मीडिया में जितने छात्र हैं शायद उनको ये पता होगा कि मीडिया के हमारे कुठियाला सर भीष्म पितामह माने जाते हैं, जिन्होंने मीडिया के क्षेत्र को इस हरियाणा में और अक्रॉस द नेशन इस लेवल पे लाके खड़ा किया है और उसमें लगातार काम कर रहे हैं। और आज हमारे प्रोग्राम और हमारी गोष्ठी के जो प्रस्तोता हैं वो है ग्रुप कैप्टन रमेश चंद्र त्रिपाठी जी, इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड एज ए डायरेक्टर नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सर आपका स्वागत। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारी डीएवी कॉलेज की एक्टिंग प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत जी को कि मैडम हमारे दोनों अध्यक्ष और हमारे स्पीकर्स का इंट्रोडक्शन कराएं। ओवर टू यू। Thank you, Subhashi. Thank you so much. Namaste, good morning, and a good evening, and a very warm welcome to all the Vardis.
present in the webinar on external threats to India's freedom, which is being conducted by Panchnath Research Center, Faridabad, in collaboration with the Political Science Department of our college. Now, when we are celebrating 75 years of independence, we need to take a hard look at all the internal and external challenges which have a direct bearing on our freedom. The theme which has been selected for discussion and interaction has always been relevant since the time India got independence from the colonial rule and was partitioned into two countries at the same time. We have common borders with 6 countries, and that too with the diverse topography of plains, mountains, deserts, thick forests, and sea, all of them posing challenges, big or small, to all of us. Pakistan, since its inception, has been a big security challenge. With the various wars, India has been forced to fight with that country. With the all too frequent ceasefire violations by it and the repeated terror attacks launched on the Indian soil by the jihadi groups supported by it. As for China, with its long unsettled border with India and its present aggressive and expansionist stance, it has emerged as the single biggest external challenge at the moment to India's freedom and security. What complicates the matter still further is that both China and Pakistan are hand in glove with each other, making the threat of a two-front war a distinct possibility. High-tech warfare has become still another menace, as brought out by the recent drone attack on the Indian Air Force base in Jammu. India has no doubt always believed in peaceful coexistence with neighbors, but we cannot ignore the devious intentions of our neighbors, particularly Pakistan and China. To discuss all these threats to India, we have with us this evening the eminent keynote speaker, Group Captain Ramesh Chandra Tripathi ji, to whom I extend a very warm welcome on the occasion. Group Captain Ramesh Chandra Tripathi ji is a retired Indian Air Force officer. He served in the material management branch of IAF for 32 years. And during his long service in IAF, he dealt with spare parts and techno-logistics management aspects of our fighter fleets and missile systems. He was the chief logistics officer of one of the biggest depots of IAF, dealing with the Russian origin MiG and Sukhoi fighter fleet. He was also a para jumper in his early days in the IAF. After his superannuation from Air Force, he got selected as director of one of the premier technical intelligence agencies, the National Technical Research Organization, under the aegis of Prime Minister's office. He served for 6 years in this organization and dealt with satellite-based communication intelligence and inducted state-of-the-art unmanned aerial vehicles in an organization outside defense. The retired Air Force officer put in a total of 38 years of glorious government service. जैसा कि कहा गया है, विद्या ददाति विनयम, यानी ज्ञान हमें विनम्र बनाता है। इसको हमारे आज के कीनोट स्पीकर चरितार्थ करते हैं, जिन्होंने बहुत ह्यूमिलिटी के साथ हमारे निवेदन को स्वीकार किया and agreed to share his valuable views with all of us. We are very keen to hear what Group Captain Ramesh Chandra Tripathi, with all his knowledge and experience in the field, has to say about the theme of the webinar. I also extend a very heartfelt and respectful welcome to Professor B.K. Kuthiala ji, who very kindly agreed to preside over today's webinar. He is presently the chairperson of Haryana State Higher Education Council and former Vice Chancellor of Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal. With more than 100 research reports, about 200 newspaper articles, about 100 radio and TV programs in his name, Professor Kuthiala has introduced many innovative and job-oriented courses and initiated many new teaching practices and research methodologies in higher education.
Professor Kutiala, with a post-graduation in anthropology and sociology, has also edited many journals and as many as 3 books. He has been trained at the Film and Television Institute of India, Pune, and the Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. Besides being a teacher, practitioner, and a researcher in the field of journalism and media, Professor Kutiala is also a practicing computer programmer. He has received many awards, including Chanakya Award, Vaidik Ratna Award, Guru Shrestha Award, and Sarv Shrestha Sancharak, and one more for outstanding contribution in higher education. He is very kind, humble, generous, and sagacious. It is said rightly that the world belongs to the intelligent, but the universe belongs to the wise, and he is very epitome of wisdom. Sir, we are very much eager to listen to your seasoned and sagacious views on the theme of the webinar by way of your presidential remarks. And I extend a very warm and hearty welcome to Dr. D.V. Sethi ji also. He represents our DAV CMC, DAV College Managing Committee, Delhi. Sir is always present in our webinars and he's always eager to give his blessings to us. Thank you so much, sir. And many of our colleagues have joined, not only from DAV College Faridabad, but from DAV College Yamunanagar and other colleges also. I extend all of them also a very warm welcome. Thank you so much. And now I think we have already taken much time. It's over to Group Captain, keynote speaker of today, Group Captain Ramesh Chandra Tripathi ji, for his keynote address. Thank you, sir. Over to you. Jai Hind. Good evening, Dr. Savita Bhagat, Principal, DAV Central College, Faridabad, Professor Kutiala, Dr. Shivani, Professor Goel, and Dr. Sethi, and all the members of this others gathering. I consider it a great honor that I have been invited to deliver a small talk on the various factors which are going to today jeopardize our freedom. Now, when we see about the conflicts, we have a history of conflicts with our 2 giant neighbors, Pakistan and China. And when we see the conflicts, in fact, there are a number of factors or variable factors, a combination of various factors, which is creating imbalance as far as the geopolitical equation is concerned, and the entire socio-economic ecosystem is also getting affected. And there are the growing imbalance between these various factors, which we can classify under the geopolitical ecosystem and the socio-economic ecosystem. It's creating a imbalance in the society, and it is creating a imbalance. It is creating a hostile environment, an environment of total mistrust. As a result, there are various flashpoints which have the potential of armed conflicts or conflicts in the various category, which we, in the defense parlance, we call it as the low intensity conflict. Now, if you really see, now as far as our country is concerned, we have a long boundary of roughly about 15,000 kilometers, which we share with states like Pakistan, with China, with Nepal, with Bhutan, and with Myanmar and Bangladesh. Now, the major part of this boundary, land boundary, we share with China and Pakistan. As far as our maritime boundary is concerned, we share our maritime boundary with states like Bangladesh, Myanmar, Thailand, Indonesia, Sri Lanka, Maldives, and Pakistan. As of now, the maritime security also is the growing challenges with the advent of technologies in the field of military hardwares, and the total concept of when the warfare is changing. So we have a threat even from the maritime bordering states and the interest of certain powers in the Indian Ocean. So when it comes to the factors which are affecting which are
vitiating the geopolitical and the socio-economic interactions, ties as with the neighboring countries are concerned, I will today confine my discussion only to two countries, Pakistan and China, with whom we have shared a very long border. I will start with China. As we know, the China, we have been, our relations with China are actually characterized by frequent border disputes all along the McMahon line. And also we have got something which is creating a constant atmosphere of skirmishes, disputes, because of certain economic interests with China. So basically, the strategic ties which are developing between China and Pakistan is a great security threat as far as our sovereignty is concerned. Now, when we see the McMahon line, the McMahon line is running roughly about 4,000 kilometers with China, and the western part, north and western region of the McMahon line, we share this thing with Ladakh and with the province of Tibet and Xinjiang province. We have seen the major battle of 1962, which were fought, and which has been a large portion of the Ladakh region, which we now call it the Aksai Chin, has been taken over by China. Now, as far as the central part of the McMahon line is concerned, we share it is with China on the Tibet side and with Himachal and Uttarakhand on the Indian side. Now, the eastern part of the McMahon line we share with the state of Arunachal Pradesh. Now, the China, if you really see, there are certain historical and the very political developments in China, which took place in the early 1950s, 1990, and even before that. The state of Tibet, which was ruled by a central government in Tibet, in the central part of Tibet, was actually taken over slowly by China. And the McMahon line was actually signed between the British Foreign Secretary McMahon with the then government of Tibet. The Tibet as an empire, we know, was emerged somewhere in the 7th century BC. And the border agreement with Tibet that time, because that time China was nowhere in the scene, was signed with the British Raj. And this McMahon line, the border arrangement has not been agreed to by China. It doesn't acknowledge the McMahon line as the actual line of control, because they say that time when this was signed, when this agreement was concluded, Tibet was not a sovereign state. So because they do not have the sovereign state, they have no right to conclude treaty with any government. So this is where we have the major point of conflict with China as far as our territorial boundaries are concerned. Now, China has, over a period of time, because traditionally, if you see historically, our relations with China were very good. We used to have frequent trades and cultural ties. And we know the Silk Route was the thing which was serving as a link as far as the trade is concerned between both the countries. But after the communist government came into the China, they have started, first of all, they have completely incorporated the entire Tibet as one of the province of the People's Republic of China. So because of that, even though a lot of efforts were made diplomatically to improve ties with China, but it is because of their rigid stand on certain aspects of the territorial limits. They have been having the frequent bouts, frequent armed conflicts, frequent skirmishes, which is threatening our territorial sovereignty over those regions. Now, Pakistan
has also developed because of certain historical and the political development which which we know. First of all, we witnessed a very violent partition in 1947, and this violent partition of 1947 resulted into the largest human migration. Almost close to 12.5 million people got migrated on both sides of the borders. And then this conflict of 1947, partition of 1947 was soon followed by the conflict in the region of Kashmir. That time, the ruler of Kashmir signed the instrument accession because the Pakistani tribes, the Mujahideens, that time, they invaded Kashmir and they took away one-third portion of Kashmir, which we now call it as Azad Kashmir, as the then legal ruler of the state of Kashmir signed the instrument of accession because he could not handle the situation with this Pakistani tribesmen, this conflict. He had to face the internal conflict. He also faced external invasion from the Pakistani tribesmen. Finally, he handed over his entire military, his foreign relations. So finally, he signed the instrument of accession as a ruler of the then ruler of the J&K. Pakistan historically believes that since the entire partition of India and Pakistan took place on the religious line, and all the Muslim majority states became a part of the Pakistan, with absolute Muslim majority, it became a Islamic state. They say from the same logic, since that time Kashmir had the overwhelming Muslim population, they say it should also become it should have been a big part of the Pakistan. So conflict over Kashmir continued for good about a year plus. Finally, the United Nations had to intervene, and there was a diplomatic intervention by the government of United States of America and the then USSR, and a ceasefire line was drawn. United Nations positioned peacekeeping forces to contain the further conflict in that region. And they say the line of actual ceasefire line came as a line of control between India and Pakistan as far as the J&K is concerned, which has not been agreed to. So our relationship with Pakistan is actually characterized by the Kashmir conflict, is characterized by the cross-border terrorism. So these are the various sore points are there as far as the bilateral ties with Pakistan are concerned. Now, after the communist government took over in China, so they had a grand, imperial design of expanding its trade, of expanding its economy, and also its military might. So, in that quest of enhancing its global reach, global hegemony, they also developed an unholy alliance with Pakistan. So there was a strategic alliance between Pakistan and China, and on many issues in the United Nations, the China has vetoed certain proposals as far as the Kashmir issue is concerned, because this issue has been discussed in the United Nations umpteen number of times, because this area, after both the countries became nuclear armed, had the potential of escalating into a full-fledged nuclear war. So therefore, the international community intervened in between. But in that kind of, when it comes to the interstate relationship, China came strongly in support of Pakistan, and to some extent they had extended their moral support to the Pakistan as far as the issue of J&K is concerned. Now, Arunachal in the east is another area wherein the China feels that this is an integral part of the China, because when the government of Tibet, because Tibet Empire it emerged somewhere in the 7th century BC, it was a very flourishing empire in those days.
the central government of Tibet was in the Tibet, central Tibet, and they had started losing control over the eastern part of the Tibet, which was later on in the early 1950s, between 1930 to 1950s, was incorporated into China. And finally, in 1950, a battle was fought over the control over the western part of the Tibet and the central Tibet. Finally, and this battle is called Battle of Chamdo, in which the entire Tibet came under the control of the People's Republic of China. So earlier, so that time the ruler of the Tibet, which is Dalai Lama, he is the spiritual head. He has been given the temporal power, and he is the political head. He also, when he ran away from left Tibet because of the Chinese invasion in the Tibet, he came and formed a government in exile here in Missouri, and the Indian government supported that time. And later on, the the Tibet government was formed as an exile at Missouri, was shifted to Dharamshala. So even the 14th Dalai Lama, who is actually uh, considered as a bodhisattva, he had all temporal powers with him. So he also maintained that traditionally Arunachal Pradesh has been a part of the Tibet. So because it was a part of the Tibet, so logically, the India has got no territorial claim over the entire region in the state of Arunachal Pradesh. So he has been maintaining this stand for a very, very long time. And finally, when he could not succeed in establishing a government in Tibet in the year 2008, like early 2008 to 2007, finally he said, since the border arrangement that time was signed in a treaty between the British Raj and the government of Tibet. So from that, and at that time, the Arunachal was considered as a part within the on the Indian side of the line of control. So it should be a part of the part of this country. But China doesn't accept this claim. China is still maintaining its stand that even Arunachal is a part of the China, People's Republic of China. So if you see, the China wants to establish a global hegemony in the field of military. They are becoming a military might. They are becoming economically, they are trying to become more powerful. They are competing with, in fact, they have got a global vision as far as the military and the economic superiority is concerned. They are competing with a country like the United States of America and other powers in the Western world. So China has got a very strong economic interest. China, we know, had come out with an idea of the Belt Road Initiative, one belt, one road, and we want to integrate all the parts of the China in the eastern province, in the central province, which was earlier Tibet, with the entire Middle East and certain parts of the Asia, and they want to establish an entire road network all along, right up to the Latin American countries, in the Europe, and in the southernmost part of the Africa, by building the seaports. So it also includes the maritime network. So China has got a very expansionist design. They want to establish, they have invested heavily in infrastructure. In fact, to the extent of building infrastructure and trade linkage with so many other countries. They have got into the finance. They are involved in the infrastructure financing. And there are certain poor countries, they are building the roads there. They're building the power projects. They're building the pipelines. And from the Chinese point of view, even the Middle East is very important. Is a very important because they want to ensure the energy security
requirement from the Middle East countries, where we know we have got the highest reserve of the hydrocarbons, of the petrol, diesel, and so this is one of the interests of the China. Now, as far as India is concerned, India has not signed the BRI this agreement, One Belt, One Road initiative. Indian government has not, because we have got our own reservations. They say because the terms of trades are such, which is heavily going to increase the trade deliveries from China. And secondly, it is not providing a level playing field as far as the country's business is concerned. So there is a clash again here. There is a clash of interest, and China has somehow tried in all the bilateral meetings with the Indian government to develop an understanding as far as the BRI, as far as the BRI is concerned. But the government of India had maintained that since the key point of this BRI, One Belt, One Road initiative, is passing through the region of Pak occupied Kashmir, which we consider as an integral part of this country. So we cannot, because this tantamounts to the territorial invasion, and the territory, this compromises our territorial sovereignty in that particular region. So India has strongly opposed the initiative of BRI, which is launched by the government of China. So China has got an economic interest. China is, as we know, as far as the Asia is concerned, both China and India are the most populous country, are the emerging economies, have got the trade interest even in Middle East, in Africa. And so therefore, again, this becomes a point of conflict as far as our bilateral ties with China are concerned. Now, we have seen by and large, as far as the McMahon line is concerned, we have been having frequent border skirmishes. There have been certain skirmishes where it led to a full-fledged war. In 1962, we fought a battle with China, and almost about 34,000 square kilometer of the region of the near Ladakh was taken over by China. And they have started building the infrastructure, military infrastructure. They have started developing their logistics support network, so that which serves two purposes. One, they want to increase the trade. They want to improve their linkage with the Western Asian countries, with Africa. Secondly, it also gives them a very strategic advantage of positioning their military supplies and delivery, and also facilitate the speedy and the very fast movement of their troops with all arms and ammunition. So they have a strategic interest there. But as far as the entire region of Kashmir is concerned, entire region of Kashmir is a very, very important point from the India's security point of view. हम लोग उसको जैसे कहते हैं, कश्मीर जो है भारत का ताज है, is a crown. Why? Because the certain places in the entire state of J&K gives you a very strategic advantage. So strategic advantage wherein you can ensure the complete security and the safety of our states, especially in the northern part of the country. Whereas China also wants to ensure wants to safeguard his economic interest. So in the bargain, see, on one hand, Pakistan has got the territorial dispute with India. Pakistan doesn't recognize J&K as a part of India. And Pakistan also is getting enormous financial support from China as far as the infrastructure development in Pakistan is concerned, right in the region of Pak-occupied Kashmir, Azad Kashmir, and so on and so forth. They are building even power plant, they are building even dams there. So it is basically a symbiotic relationship between China
and Pakistan. So this is developing a unholy nexus as far as the India's economic and the interest is concerned, and also as far as the safety and security of this country is concerned. So this becomes a very important flashpoint, which has got the potential of escalating into a full-fledged war. Now, when we come to this side of the line of control, as far as the central part of the McMahon line is concerned, by and large, this region has been peaceful because this side of India, we have got Himachal and Uttarakhand, and other side is actually the Tibet region of People's Republic of China. But we have seen, you must have noticed that in the last 2-3 years, in fact, because of the intervention, because of the pressure of the People's Republic of China, even Nepal also has disputed certain region and staked its claim that it is a part of Nepal, because Nepal is also being economically being supported. In fact, entire the infrastructure, Nepal is a very poor country. The entire infrastructure development and road network, bridges, dams, and airport is all being developed, is being financed by China, is being developed by Chinese engineers. So, and not only that, because Nepal is totally landlocked. So the One Belt, One Road initiative also serves the interest of Nepal. So this is how we can see how the strategic partnership is being developed by China, though with the nefarious aim of harming the interest of this country. But we can see that as far as Nepal is concerned, we had hitherto very peaceful relations. But of late, after the communist government of China is started intervening in the Nepal affair, and they have also helped in establishing the communist government in Nepal. So there is a perfect understanding between Nepal and China, because it is being supported, very active support, very heavy getting financial investment from the People's Republic of China. As far as Arunachal is concerned, Arunachal will remain a very sore point, because as far as the interest, India's security interest is in the Northeast is concerned, it gives a very strategic advantage to China to establish its logistics network in the northeastern part of the country, because there are certain areas as such which we call it the chicken neck. So in case if there is a very heavy Chinese deployment there, military deployment is there, and we are not in a position to contain that thing, so they can even cut away the northeastern part of country from the rest of the India. So we have got direct security implication as far as Arunachal is concerned. We have fought so many battles there. We of late, you must have noticed, we had Galwan in the Ladakh region. We have been fighting frequent battle, armed conflict, armed scuffles are there in Doklam. Doklam is another very the area which Chinese again say Doklam is a part of is actually Bhutan. It is in fact, Bhutan and China also have a territorial dispute. But since there is an understanding between government of India and the government of Bhutan, that in case of any attack on Bhutan will be construed as that attack is being launched on our country. So India has a moral responsibility to give complete security protection to Bhutan. Now, the last 7 years have seen increasing financial support being given by the government of China to the separatist group, even in the Northeast. See how they are trying to destabilize the entire country and certain parts, because they're giving arms, ammunition, financial support, training to the militants group who are creating insurgency in the northeastern part of the country. So China has got a very grand design of
destabilizing country on all fronts, especially in the east and in the northern part of the country. Now, the major bone of contention which may perhaps emerge in due course of time is the water distribution, because we know the major river in the north and the northeast, they originate from Tibet, like Satluj, like your Indus, Jhelum, yeah, all these rivers which are passing through Kashmir is actually these rivers are the lifeline for the Pakistan. And similarly, as far as the Brahmaputra is concerned, it is originating actually from Tibet. And the government of China has started building dams. They are diverting that water, especially to the central plateau region of the Tibet. They want to improve their agricultural economy. They want to ensure by building dam, they want to ensure the energy security. So even the water distribution, the water management distribution from the China side, as per the river Brahmaputra is concerned, may create a situation wherein our entire the northeastern part may become dry. We know how much of amount is there in the Brahmaputra. So the entire water is diverted by China to fulfill their aim. So this is going to again create a situation of water crisis in the northeastern part of the country. Now, even the Brahmaputra also can be used as a leverage. So whenever there are floods, you can open the gates and you can flood the entire northeastern part of the country. So you can see how the strategic implications are there for our country to really protect our own territorial sovereignty, as well as our socio-economic arrangements in the eastern part of the country and also in the western part of the north and the western part of the country. So the river is going to become in due course of time a major bone of contention as far as the bilateral ties with China is concerned, and also even with the Pakistan are concerned. Now, in the international relations, since the certain superpowers in the Western world and the America, they are also quite worried of the increasing Chinese influence. They know even China, if they continue at this pace of economic development, infrastructure development, the One Belt, One Road initiative, if they're in a position to fulfill their mission of expanding their global reach right up to Africa and in the Soviet Union and in the European nation, Middle East. So this is going to increase their trade manifold, thereby it will definitely improve their economy. As it is, China is one of the powerful economies. The Chinese GDP is very close to that of US, United States of America. In fact, roughly about 20 to 22 trillion dollars is the GDP of the United States of America, and China is also inching very close to that. Chinese GDP is somewhere in the range of 13 to 14 trillion US dollar. So we can see in our bilateral ties so there are very past historical developments are there, and the political developments are there, which has actually created a environment of suspicion, and there is environment is very hostile as far as our relations with China and Pakistan are concerned. And we have seen the Chinese are going to even help the government of Pakistan as far as the issue of J&K is concerned. Now, a new nexus which is developing in the northern part of the country is the Muslim fundamentalism, growing Muslim religious fundamentalism, because now US is going to vacate Afghanistan. So all these battle-hardened Mujahideens, those who have already joined the rank and file of the militant groups in Kashmir, is further going to
intensify cross-border terrorism, and thereby which is going to again create a lot of turbulence in the state of JNK. So if I summarize, in general, there are few aspects of our bilateral ties are concerned. The flashpoints are with Pakistan are Kashmir and the cross-border terrorism. The cross-border terrorism in Kashmir actually started somewhere in the year 1980, 89, 87, because that time when the elections were held in the state of JNK, the Muslim parties, they grouped together, but they lost heavily, and they alleged rigging in the election, the rigging in the election. And since the result did not go in their favor, so they formed small militant outfits. These are basically originally, actually, they were all Kashmiris. But the moment they made a militant outfit there, they got the immediate moral and the diplomatic support from the government of Pakistan. So, and later on, because these groups had the insurgency became the order of the day, which we have been seeing it. So many killings are taking place there. They have launched attack in our army establishments against paramilitary establishment. So they have inflicted heavy damages as far as our entire security apparatus is concerned, which is available in the JNK. So now the pan-Islamic group, since they are joining this militants in Kashmir, is going to increase the intensity of cross-border terrorism, which is definitely going to affect our relations, bilateral ties are concerned with Pakistan. So our security is at stake because of intensification of the cross-border terrorism, because of this rigid stand of the government of Pakistan. The Pakistan treats Kashmir as they say as a part of the is a jugular vein for as far as the Pakistan is concerned. Why? Because all the higher regions which are there in the state of Kashmir, they are opening into the Pakistan. Secondly, the important rivers are also coming from the state of Kashmir. They are flowing into Pakistan. So their entire agriculture, economy, and their power projects are also depending on this water. And the another flashpoint which has further enraged the Pakistani establishment was the creation of Bangladesh. The Bangladesh, we know, was formed in the year 1971. In 1971, and this is a kind of, if you categorize the dispute under the category, it is a very ideal example of the geopolitical conflict. East Pakistan and West Pakistan, they are geographically, they are separated, but they were being ruled by the government, which is there in the western part of the Pakistan. And since when the elections were held in Pakistan, that time the Awami League party of won with a thumping majority. But that time, the then Prime Minister of Pakistan, Mr. Zulfikar Ali Bhutto, did not allow Sheikh Mujibur Rahman, a Bengali Muslim, to assume the premiership of the country. So this was the starting point as far as the conflict of Bangladesh in the eastern part of Pakistan is concerned. The entire the military establishment of Pakistan, they cracked heavily, on the civilian population. Lot of youth, the university students, academicians, teachers, professors. They had participated very actively in the protest, and a lot of in fact, it was a massacre which was happening there. And how India got involved is because people question the involvement of the government of India into in their internal affairs, because when this conflict was going on, the Western Pakistan launched a preemptive aerial strike in our area, our bases available in the northern part of the country.
So that paved the way of the entry of our armed forces into the conflict. And thereafter, what is the outcome is very well known. It was a very well coordinated land, air, and maritime effort, which led to the surrender of almost about. It is considered as the biggest surrender in the history of military warfare. Almost 90,000 troops they had to surrender. They had to, and finally Pakistan as an independent nation. So Pakistan could not tolerate this. It was a very big humiliation for them. Uh, so this is another thing which has enraged the um, establishment in the Western Pakistan and has further worsened the bilateral ties with this country are concerned. So now when we see that in nutshell, if we see that there are various points of the flesh points are there, which have the full potential of escalating into an armed conflict. As it is, we have been seeing so many conflicts which are taking place. We have fought major battle of 1965 with Pakistan, then Kargil, and then there have been so many cross-border terrorism cases which are happening, which has become an order of the day. And lastly, another very important aspect which had actually urged the uh, government establishment both in Pakistan and China is the abrogation of Article 370 and 35A. Because Article 370 had given, full autonomy to the government of J&K. Were given full power to frame their uh, laws for the citizens of their own states. It can also decide who all will become the permanent resident, who all cannot buy the land there. So, it was very discriminatory in nature as far as the India is concerned. And the Article 35A was introduced after a presidential order in the year long back in the year 1954, which gives the fundamental rights also, as was available in the Indian Constitution, barring certain exceptions. So, since our government, led by BJP in the center, found since this provision itself was temporary and it cannot be continue for a very long time, and and they they found abrogation of Article 370 and the reorganization of the state is one of the best way of containing the influence of Pakistan in China. But since from the Pakistan side, they also had a very strategic interest, economic interest in the region. So they also saw it as a challenge to their economic might and their strategic military might, because all entire region of J&K, which is between Pakistan, which interface Afghanistan, Pakistan, and China, as far as our governments are concerned, it gives you a very, very strategic advantage, and it gives you a very clear military advantage. So there are various flashpoints. Now, there are two more things which are very important as far as our bilateral ties with China is concerned. India got involved in Quad as with Japan, Australia, and America to contain the growing economic and military might of China in the South China Sea. In fact, India started want to commercially exploit the South China Sea, which is much away, which is much farther from the maritime boundary of China. So this has also further become a sore point as far as bilateral ties with China are concerned. So we can see today we are in a very precarious, we are in a very state wherein our freedom, our sovereignty, our security can be challenged, can be impacted, can get adversely impacted because of certain developments and in our bilateral ties with China and Pakistan. So
Now, the entire concept of the warfare is going to change with the advent of the latest technology in the field of military hardware. Now we know the future conflict cannot, it can, so gone are days when we used to have a conventional war, wherein the army of two adversaries, they used to fight face to face with heavily supported by the armored vehicle, your tanks. But now with the uh, development which has taken place in the field of missile, in the field of unmanned aerial vehicles, in the field of space technology, so this is going to change the entire complexion of the warfare. And that is where the vulnerability of a nation, the freedom increases manifold. Now, if there are certain countries who have actively used even artificial intelligence and the cyber warfare, and nuclear and biological warfare, these are very, very important aspects which may entirely change the gravity, the spread, and can increase the risk to our sovereignty manifold. So even in the maritime regions, our country has to be very, very careful, and we have to continue with the dialogue, bilateral discussions, dialogue, conclaves, meetings. As far as our diplomacy is concerned, we should get actively involved with both the nation, because diplomacy is the only way of uh, finding out a solution. But when another country adversary has a very strong military presence, has a very strong military might, we have no option but to increase our own military capability all along the border, all along our maritime bases. Because ultimately it is the military which is going to dictate, which is going to make you, give you a position wherein you can negotiate the terms with the adversaries at your, and you can make him agree to your terms and conditions. So this is the only way which I feel we can. So it is a basically diplomatic as well as the military effort, and which definitely necessitates modernization of our armed forces, which can to a great extent help the internal security, the external, which can save us from the external threats, and we can, maintain our freedom for a very, very long time. So these are all factors, external factors, extraneous factors, which may impact our territorial integrity, our economic, geopolitical independence, our socio-economic independence. So, last but not the least, I would say that as a nation, first of all, internally we have to be very, very strong. We should remain united internally. We should have a very well-balanced geopolitical arrangement within the country. There should be peace and harmony within the country, because all the external, we can help and contain this our own this kind of when the attacks do take place. So it is basically the internal the unity and integrity of the country, which to a great extent will help us in tackling the crisis. So this is what I would like to say as far as the external threats to our freedom is concerned. Last but not the least, I'm really very happy that you have all given me an opportunity. I'm especially thankful to Madam Savita, Principal DAV College, for having given me this opportunity to express my view as far as the topic is concerned. It's a very relevant topic. Our country is going to celebrate 75th anniversary, their independence anniversary very shortly, just a fortnight from now. We have recently celebrated Vijay Diwas. So this definitely it's a very well thought of selected topic, madam. We are really grateful. And with this, I would like to conclude my discussion. Thank you very much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. ऐसा टॉपिक है जिसपे कई दिनों तक बोला जा सकता है,
और पिछले 75 अभी हम 75वीं अपनी इंडिपेंडेंस डे मनाने जा रहे हैं और हमने ये देखा है कि पिछले 75 सालों में हमने 75वां मनाने जा रहे हैं, तो हम 75 सालों में इतने सारे हमारे आसपास गिद्ध बैठ गए हैं, जो कहा जाए कि हमारी फ्रीडम के लिए इतना ज्यादा गिद्ध बैठे हुए हैं आसपास, जिनसे हमें आगे चल के निपटना और अभी भी हमें रोज तैयारी रखनी पड़ती है कि कैसे हम हमारे आसपास एक्सटर्नल पावर्स बैठी हुई हैं, जो हमारे आसपास हमारे पड़ोसी हैं, जिस तरह से वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटा जाए। सर ने उस पर बहुत अच्छी तरीके से बताया कि कैसे बिफोर फ्रीडम एंड आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया, तो कैसे कैसे हमारे पहले दुश्मन थे और अब कैसे दुश्मन है और उनसे कैसे निपटा जाए। और कई चीजें तो अब ऐसी हो गई हैं कि मैं देख रहा हूँ शकुनी जी के कंधार में, शकुनी के कंधार में किस तरह चौसर बिछा रहा है पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान चाइना ने पहले तालिबान वहां इकट्ठा किया, अब उसको हटाने के नाम पे उसमें एंट्री करने की तैयारी कर रहा है और इंडिया को घेरने की बात कर रहा है। तो इन सब कई बिंदुओं पे सर ने बताया और ज्यादा जानकारी हमें मिलेगी हमारे आज के वेबिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर बृज किशोर कुठियाला जी। सर, ओवर टू यू, प्लीज ब्लेस अस विद योर डीप नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। आंसर नहीं कर रहे हैं? हाँ सर, सर वो सेशन लास्ट में रखेंगे, सेशन लास्ट में रखेंगे, क्वेश्चन आंसर का सेशन लास्ट में रखेंगे। और मैं अपने लिसनर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सवाल जो भी आपके रहे वो लास्ट में सर के स्पीच के बाद हम उठाएंगे। आपके जो भी सवाल रहे आप उठा सकते हैं बाद में। सर, ओवर टू यू सर। Respected Principal Savita Bhagatji, respected Sir D.B. Sethi ji, and very analytical presentation made by Shri Ramesh, Group Captain Shri Ramesh Chandra ji, and all friends viewing and listening to today's webinar. Dr. Subhash ji, we had a very systematic analysis of the threats that our country, Bharat, faces as of today. And as Ramesh ji has repeatedly told us that China and Pakistan individually and jointly are the major threat perceptions of today. And he has also referred to the economic power of China and also referred to the China's expansionist tendencies. The policy of People's Republic of China and its only and major political power is to expand. And for expansion, making aggression into the Indian side of the territory is or was the easiest for China for a long time. And he has also talked about the measures that we need to take to be able to defend our territories. Military power has to increase, dialogue has to increase, negotiations have to be there. And he has also said that if we are internally strong, only then we can face the external factors. Taking a clue from this, that our internal situation, internal perceptions
I think if we sum up, we can say that our internal weakness is the biggest threat to our external defense. Internal weakness. हमारी जो अंदरूनी कमजोरी है, कमजोरियां हैं, वह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा की सबसे बड़ी खतरे की घंटियां हैं. And by internal weakness, I primarily refer to the state of the mind of the government. We have seen that immediately after the partition and independence, there were dominant thought processes which supported the idea that since New India is going to be a peaceful country and maybe there is no need of army. If you go into the history, post-independence history, and we know that this was true, and when large part of India's territory was taken over and the parliament created noise about it, the statement given was that there is no issue. The territories that have been taken over are such that not even a blade of grass grows there. And today, my dear friends, those areas are the major weak points of our defense. Siachen and related all those factors, which Group Captain has very vividly explained to us. I think the mindset of 1971 India, when we intervened in Bangladesh and created a new nation, and that at one point of time, we reduced our threat perceptions from external forces considerably. And later on, we could have a situation where 93,000 Pakistani soldiers were imprisoned. Not only Pakistan surrendered to us, but also we had so many prisoners with us. That was a point where India proved to be a strong country. But immediately we gave in under international pressures. And we again became a vulnerable country. Gradually, our threat perceptions increased. You had also mentioned about the designs of the Muslim jihadi forces, very strong forces, very, very offensive all over the world, but mainly focusing on India to convert India into a Muslim country. Perhaps that is not only an internal threat, but also an external threat, because the support for such non-patriotic Muslim jihadi incentives comes from the foreign country. The support, not only the financial support, बहुत अमीर हैं ये लोग जिहाद, इनको पैसे की कमी नहीं, इसलिए पैसे की कमी नहीं है, इसलिए मैन पावर की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं है, इसलिए इनको इंस्ट्रूमेंट्स और मशीन्स और हथियार
उनकी कमी नहीं है, बट kudos to our defense forces, our paramilitary forces, that we have been able to curtail their activities to a large extent. Kashmir was a vulnerable point, still is, but the latest situation in Kashmir, 370 का जाना, राज्यों का विभाजन, उसमें डेमोक्रेटिक प्रोसेस को शुरू करना, उससे आपका जो इधर का नॉर्थ का थ्रेट परसेप्शन है, that gets reduced, neutralized. To my mind, a strong nation is the only way out to meet these threat perceptions. अगर हिंदी भाषा में कहें, लोकल टर्मिनोलॉजी का यूज करें, तो भारत देश की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, इतनी शक्ति और मानसिक शक्ति की ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि कोई एक छोटा सा पंगा भी लेगा तो उसको बड़ा जवाब दिया जाए. एंड as is said in the defense parlor, we should be so strong that no one can dare to be a threat to us. हमारी शक्ति इतनी अधिक होनी चाहिए, परसीव्ड पता होना चाहिए दूसरे हमारे शत्रुओं को कि भारत देश इतना शक्तिशाली है कि उसके साथ कोई, अगर हमने कोई खेल खेला तो हमको बहुत बड़ी मार पड़ने लगी. मुझे लगता है, माय पर्सनल फीलिंग इज, द लास्ट फ्यू इयर्स वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन. अगर आप 1990 से लेकर और 2010 तक कि चाइना ने जो हमारे टेरिटरी में इंट्रूड किया, उसको हमने कैसे ट्रीट किया, और पिछले 6-7 साल में हमने चाइना की इंट्रूजन को कैसे ट्रीट किया, आपको बहुत बड़ा अंतर मिलेगा. पहले हम मीकली उनसे बात करते थे, मीकली समझौता करते थे कमजोरी की स्थिति से, और उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते थे कि कृपया ऐसा मत करिए. हम पीछे हट जाते थे, हम उनको टेरिटरी भी देते थे, और हम डायलॉग में भी कमजोरी से बात करते थे, और बॉर्डर को भी कमजोरी से बात करते थे. परंतु हाल की घटनाओं ने हम सबको बताया है, हम सबको पता है, उसके डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है कि अगर हम चाइना से स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं गए, परंतु बराबर की पोजीशन में हम उनको जवाब देने की स्थिति में हैं. एक बात तो हमको ये समझनी चाहिए, अगर हमारा अपने देश के प्रति एक समर्पण और समर्थन का भाव होगा तो हम अपने राष्ट्र को की सुरक्षा करेंगे. वो मानसिकता पॉलिटिकल ही नहीं केवल, मगर पीपल्स विल, पीपल्स डिजायर भी रहेगी तो होगा. और उसमें ये कहने की आवश्यकता नहीं है, हमारी मिलिट्री, तीनों सेनाएं, हमारी पैरामिलिट्री और हमारा जवान और हमारे बॉर्डर पर रहने वाले जो भाई बंधु हैं, वो इतने स्ट्रांग हैं कि उनको अगर कहा जाए कि आपको सुरक्षा करनी है तो वो करें. कारगिल में भी हमने प्रूव किया कि वी आर इन ए स्ट्रॉन्गर पोजीशन. और मुझे लगता है कि कहीं हमें एक जो सॉफ्ट पावर हमारे देश की है, एक तो पावर होती है जो मिलिट्री की पावर होती है, हमारे हथियारों की पावर होती है, और हथियारों की पावर में हमारी प्रिपेयर्डनेस कितनी है. ऐसा ना हो कि जैसे कारगिल की बात में हुआ कि हमारी बोफोर का जो एमुनिशन था वो खत्म हो गया और हम लोगों को कटोरा लेकर पूरे विश्व में जाना पड़ा कि हमें बोफोर का एमुनिशन दे दो. ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए. हमारा हम वी शुड बी स्ट्रांग एंड प्रिपेयर्ड
for the entire defense of our nation. अपने देश की सुरक्षा करनी है, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसा एक फॉर्म डिटर्मिनेशन सरकार का, व्यवस्था का और लोगों का होना आवश्यक है। ये अगर नहीं है तो सबसे बड़ा थ्रेट तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए यही बनता है। मुझे लगता है कि दो चीजें आवश्यक हैं। हमको केवल मात्र अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है, ऐसा केवल मात्र ये नहीं करना है कि हम सुरक्षित रहें। अगर हमको सुरक्षित रहना है तो हमें आक्रमणकारी प्रवृत्तियां भी अपने में रखनी पड़ेंगी। Not only to defend ourselves, but we should also be prepared to an offensive, smaller offensive or bigger offensive, because मित्रों, भारत भूमि का बहुत बड़ा हिस्सा जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया, फिर चाइना ने ऑक्युपाई किया, फिर दोनों ने आपस में बांटा, और जिस हिस्से पर चाइना और पाकिस्तान की नजरें हैं उनको बचाए रखने के लिए आवश्यक है कि हम ऑफेंस के लिए भी तैयार रहें। और जो हिस्सा, खासकर जो पाकिस्तान ने हमारे देश के हिस्से को 47 के तुरंत बाद ऑक्युपाई कर लिया था और उसको बढ़ाता गया और चीन के साथ शेयर करता गया, मुझे लगता है जब हमारी मानसिकता ऐसी बनेगी कि हमने उस हिस्से को भी वापस लेना है जो कानूनी रूप से हमारा बनता है, उसको जब हम ऐसा मान के चलेंगे कि तिब्बत चाइना का, चीन का हिस्सा नहीं है, तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र है और उसको हमको चीन से फ्री करवाना है। इस प्रकार की जब हमारी ऑफेंस एंड डिफेंस की स्ट्रेटेजीज बनेगी तो कहीं हमारा देश ऐसा होगा कि हमको एक्सटर्नल थ्रेट्स से मुक्ति मिलेगी और उस ऊर्जा और उन संसाधनों का उपयोग हम राष्ट्र के उत्थान के लिए, पुनरुत्थान के लिए कर सकेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक लेख में कुछ लिखा था कि भारत को कैसा होना चाहिए। मैं उसको आपको पढ़ के सुनाऊं तो मेरा वो फाइनल कमेंट इस विषय में होगा। मैंने ये कहा है कि भारत को बोल्ड एंड ब्रेव होने की जरूरत है। बोल्ड और ब्रेव होने की जरूरत है। To become bold and brave, our nation has to strengthen 10 key elements, thereby create a psyche of fear in our current and future enemies. एक भय का वातावरण हमारे शत्रुओं के मन में पैदा करने की आवश्यकता है। The perception of our determination should be a strong deterrent. हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये परसेप्शन जो है हमारे तथाकथित शत्रुओं के पास, आज के और फ्यूचर के पास रहना चाहिए। और a strong deterrent to anyone daring to pick war with us. These 10 elements are: number 1, independent in decision making. जब हम डिसीजन ले, जैसे हमने 71 में इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके किया, हमने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किए, हमने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिया, वो दुनिया को बाद में पता चला। उस प्रकार का इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की हमारी शक्ति होनी चाहिए। हमारी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। फायर इन अपीयरेंस, हम खूंखार दिखने चाहिए। हमारा ये होना चाहिए कि हम दूसरों की टेरिटरी को नहीं लेने वाले, मगर हमारा सॉफ्ट मिलिट्री पावर या सॉफ्ट पॉलिटिकल पावर का ये चेहरा बदलना चाहिए। फायर इन अपीयरेंस एंड एक्शन, करेजियस इन टॉक्स एंड एक्शन। जब हम बात करें तो हम बोल्डली करें, करेज के साथ करें। करेजियस इन टॉक्स एंड एक्शंस, डेयरिंग इन डीड्स। हम जैसे कारगिल में हमने जो कार्य बहुत कठिन थे, असंभव थे, उनको भी करके दिखाया। नीचे से ऊपर जाकर के चोटियों को हमने
चौकियों को हमने विन किया है। ऐसा डेयरिंग हमारे पास पूरा होना चाहिए। एजाइल इन अटैक एंड डिफेंस, स्ट्रेटेजिकली फियरलेस। एक हम फियरलेस हैं, हमको डर नहीं है किसी का भी। चीन का डर नहीं है, चीन की इकोनॉमिक पावर का डर नहीं है, चीन की मिलिट्री का डर नहीं है, पाकिस्तान की एटॉमिक पावर का डर हमें नहीं है, बिकॉज वी आर ए डेटरेंट नेशन। Daring in deeds, strategically fearless, agile in attack and defense, graceful in diplomacy, but firm in diplomacy, ruthless in battlefield. जब लड़ाई हो तो हम ruthless हो, and unflinching where national interests are concerned. राष्ट्र के हितों में हम कुछ भी करने को तैयार। जब ये 10 एलिमेंट्स में हम स्ट्रांग हो जाएंगे तो मित्रों एक्सटर्नल थ्रेट्स नहीं होंगे। दूसरे देश कहेंगे कि वो इस प्रकार की चर्चाएं करेंगे कि भारत से हमको क्या थ्रेट है, भारत से हमको क्या खतरे हैं। उस स्थिति में पहुंचने के लिए मुझे लगता है आवश्यकता है। और आज की दुनिया में जो लड़ाई का स्वरूप है, थ्रेट का स्वरूप है, वो बदलने वाला है। हमने मुस्लिम जिहादी थ्रेट की भी बात की। अगर हमने इंटरनली इतना स्ट्रांग हो गए कि जिहादी काम पे कि मुझे जिहाद का कोई काम करना है तो मुझे बहुत खतरा है इस भारत देश में, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं बच पाऊंगा, मैं भाग नहीं पाऊंगा, मुझे पकड़ लिया जाएगा। मुझे कोई इवेंट करने से पहले ही हमारी इंटेलिजेंस इतनी होनी चाहिए कि उसको थ्रेट हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा। और जैसा कि आजकल पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, बहुत से जिहादियों के जो मंसूबे थे वो हमने तोड़े हैं। इस प्रकार से जब हम बात करें तो भारत पावरफुल भी होना चाहिए और डिफेंड्स इट्स बॉर्डर बट आल्सो रिकवर्स इट्स लॉस्ट लैंड्स। जो हमारी भूमि हमारे कब्जे से, हमारे जो संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार जो बहुत बड़ा भूमि का भाग हमारा होना चाहिए था, उसको भी वापिस लेने का डिटर्मिनेशन जब हमारा मिलिट्री लेवल पर, गवर्नमेंट लेवल पर, स्ट्रेटेजी के लेवल पर और आम जन के मानसिक लेवल पर हो जाएगा तो हमारा थ्रेट परसेप्शन जो है, एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। और हम एक शांतिपूर्ण न केवल अपना जीवन बिताने में सक्षम होंगे परंतु पूरे विश्व में भी शांति का वातावरण बनाए रखने के लिए भारत एक बैलेंसिंग फैक्टर बनेगा। ऐसा भविष्य की कल्पना हम सबकी है और होनी चाहिए। फरीदाबाद पंचनद शोध संस्थान के केंद्र ने इस गोष्ठी का आयोजन किया। डीएवी सेंटेनरी कॉलेज बहुत ही अर्थपूर्ण विमर्शों का आयोजन करता है। विशेषकर श्रीमती सविता भगत जी का इसमें योगदान बहुत रहता है। तो कॉलेज का, कॉलेज की मैनेजमेंट का, सेठी साहब का, सविता जी का और पंचनद शोध संस्थान फरीदाबाद के केंद्र के सभी टोली के सदस्यों का, विशेषकर सुभाष जी का मैं बधाई भी देता हूं उनको और उनका धन्यवाद भी करता हूं कि एक बड़ी अर्थपूर्ण और उपयोगी गोष्ठी और विमर्श के लिए आपने रखी। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, जय भारत। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद ऐसा ही मिलता रहेगा तो हम जरूर और कॉलेजों को भी हम अपने फरीदाबाद पंचनद शोध संस्थान से जोड़ेंगे। इसमें डीएवी तो हमारे साथ है ही, मैडम का आशीर्वाद रहता है। हम चाहते हैं कि केएल मेहता भी हमसे जुड़े, गवर्नमेंट कॉलेज भी जुड़े और भी कई कॉलेज हैं जो हमारे साथ मिलके गोष्ठी करना चाहते हैं। मैं दोबारा विषय पे आता हूँ कि वाकई हम जहाँ हम शांतिपूर्ण हल में विश्वास करते हैं वहां पर हम लड़ने से भी नहीं डरते। हमने अपनी सीमाएं हम देख चुके हैं कि हमने कैसे पाकिस्तान का और बांग्लादेश का जो निपटारा किया और हम उसके बाद चाइना से भी किस तरह टक्कर ले रहे हैं। और हमारा इतिहास भी हम जानते हैं कि हमने कभी भी चाहे वो मुगल्स हो या कोई और हो, हमने कभी किसी से हार नहीं मानी, लेकिन हम शांति के भी बहुत बड़े अनुयायी रहे। और अब पूरा विश्व जानता है कि यहाँ से चाइना आज हमसे टकराने की बात करता है, उस चाइना में कौन शांति की बात करके आया और जिस बौद्ध धर्म की वो बात करते हैं वो हमारे ही देश से गया। तो अब वैसे तो इस गोष्ठी में इस विषय पे बहुत डिटेल में हमारे अध्यक्ष महोदय ने और हमारे वक्ता ने
बड़े अच्छे से बताया, लेकिन फिर भी किसी का सवाल है तो अब ये प्लेटफॉर्म ओपन है। आप कोई भी सवाल अगर उठाना चाहते हैं हमारे कीनोट स्पीकर यानी हमारे प्रस्तोता से या हमारे अध्यक्ष महोदय से, तो यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट द सब्जेक्ट। प्लीज, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप उठा सकते हैं अपना सवाल, या आप अपना कुछ मैटर रखना चाहते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि सब्जेक्ट बड़ा डिटेल में हमारे दोनों वक्ताओं ने रखा है। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर कृष्ण पांडे जी, जो हमारे नए निदेशक हैं पंचरत्न शोध संस्थान के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस गोष्ठी में, और मैं चाहता हूं कि आप भी 2 शब्द इस गोष्ठी में कहें तो अच्छा लगेगा। कृष्ण पांडे जी। कृष्ण पांडे जी। भाई साहब। सुभाष जी भाई साहब, आ रही मेरी आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है आपकी। कैमरा भी ऑन कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा। असल में कोई आए हुए थे अभी, मैं तो उनसे बीच में गेट पर लग चला गया था। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, बहुत बढ़िया गोष्ठी के लिए इतनी अच्छा विषय आपने रखा, और माननीय कुठेला जी और आज के जो मुख्य वक्ता थे रमेश जी, इतना अच्छे ढंग से सारा विषय उन्होंने रखा। वास्तव में हम कुछ पूछ सकते हैं आप इसके? सर 1 मिनट में मैं आपको 1 मिनट सर, हमारा ये सर का हमारा अपना वक्तव्य पूरा हो जाए तो फिर मैं आपको कर सकता हूँ। आप जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं सर। हाँ, नहीं, मुझे कहना कुछ नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन के बाद आपकी गोष्ठी एक औपचारिक रूप से हम कह सकते हैं कि समाप्त हो जाती है। तो उसमें उनका इतना महत्वपूर्ण विषय और इतना गंभीर विषय सुनने के बाद, और मेरा तो इस विषय पर कोई अध्ययन भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी जानकारियां और बहुत सारा जो एक जागरूकता के लिए लोगों को जो ध्यान में जो आई, तो आपने इतना अच्छा विषय रखा, और डीएवी कॉलेज के साथ में, तो आप दोनों ही एक बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत बधाई आपको और बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, नमस्कार। तो आप कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो बताइए सर। कौन पूछना चाह रहे थे? कोई सवाल पूछना चाह रहे थे? आप कुछ कह रहे थे। हाँ जी, मैं पूछ सकता हूँ कुछ? हाँ बिल्कुल सर। जी बिल्कुल। सर, जी। मुख्य वक्ता त्रिपाठी जी से प्रश्न है मेरा। क्या जब 1947 में विभाजन हुआ, जिस कारण विभाजन हुआ, यदि वो एक संप्रदाय के सभी लोग पाकिस्तान में चले जाते तो क्या आप नहीं सोचते कि जो समस्याएं हमारे यहाँ हैं इस समय वो बहुत ही कम हो जाती? सर सवाल किससे है सर आपका? कुठेला सर से या रमेश चंद्र त्रिपाठी जी से? त्रिपाठी जी बता दें। अच्छा ठीक। नमस्कार जी। जो आपका प्रश्न है कि अगर उस वक्त पूर्ण रूप से अगर रिलीजन बेस, धार्मिक बेसिस पे अगर भारत का विभाजन हो जाता तो मुझे इस बात पे कोई शंका नहीं कहते कि यह बहुत हद तक शायद हमारे देश की जो इस वक्त जो दुर्दशा है वो शायद बहुत कम होते, क्योंकि अभी जैसा भी प्रोफेसर कुठियाला जी बोल रहे थे कि ये एक जो मुस्लिम फंडामेंटलिज्म है। मैं वैसे क्योंकि रक्षा मामलों से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, मैं इसमें विषय ज़्यादा डालना नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ ये मैं जरूर अवश्य कहूँगा कि हमारे पास भी जो भी जिस तरह की भी जो हमारे पास ऐसे सोर्सेस हैं, उससे ये जरूर पता लगता है कि आपकी हमारी देश में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि जैसे अभी बात कर रहे थे हम अफगानिस्तान और कश्मीर और पाकिस्तान की हम बात कर रहे थे, जहाँ की मुस्लिम जो फंडामेंटलिज्म है, मुस्लिम विचारधारा जो कि हर तरह से चाहते हैं कि हर जगह शरीयत लॉ चले। ऐसे बहुत सारे लोग, जैसे तालिबान है, तालिबान के अगर आप मूल रूप से देखें
तो तालिबान जो है उसके बहुत सारे विचार जो उन्होंने जो अपने धार्मिक जो उनके विचार हैं, जो शरीयत हैं, ये एक्चुअली इसका जो मूल जो वो है देवबंदी, जो हमारे मेरठ के आसपास है। तो वो देवबंदी विचारधारा को मानने वाले मुस्लिम हैं, जो चाहते हैं कि हर तरह से हमारे यहाँ पे शरीयत लॉ हो। तो आज भी हिंदुस्तान में ऐसे कई लोग हैं जो कि जिनके भी अभी भी काफी सगे संबंधी लोग पाकिस्तान में हैं, और वो एक ऐसा एक माध्यम है जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा की संबंधी काफी जानकारियां जो है वहाँ उनसे जो है वो साझा करते हैं। वो साझा करने की वजह से कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो कि मूल रूप से हमारी सुरक्षा के लिए है, वो उसके लिए वो जरूर एक तरह से बाधा उत्पन्न करेंगे। मुझे ये है, मेरा एक अवश्य ये मानना, ये मैं किसी उसके विरुद्ध नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हाँ कि क्योंकि काफी हद तक हमारे यहाँ मुसलमान जो कि कट्टर विचारधारा के हैं, चरमपंथी विचारधारा के हैं, जो एक तरह से अलगाववादी विचारधारा के हैं, उनकी समाज से उनकी जो सोच है वो हमारे भारतीय समाज की सोच से बिल्कुल भिन्न है। वो चाहते हैं हर तरह से जो है इस्लामिक विचारधाराओं का वो काफी कट्टर समर्थक हैं। तो मुझे ऐसा जरूर लगता है कि अगर उस वक्त पूर्ण रूप से देश का विभाजन हर तरह से अगर ये हो जाता, तो शायद आज जो हम समस्याएं जो हमारे देश के अंदर हम लोग जो भी कर रहे हैं, वो शायद उसमें बहुत कमी आती। क्योंकि अभी ऐसे कई सारे जैसे ग्रुप हैं, जैसे सिमी हैं, जैसे ऐसे सारे ग्रुप हैं, क्योंकि मैं एक ऐसे विभाग से संबंधित रखता हूँ कि जहाँ हमने काफ़ी जो उनके जो कम्युनिकेशन है, जो उनके जो वार्तालाप हैं, जो उनके आका, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, जो बैठे हैं पाकिस्तान में या और जगह, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा होगा कि जो मुंबई में जो ताज में जो अटैक हुआ, था, उसमें जो भी हमारे लोग थे, उसमें काफी सारे कुछ ऐसे लोग थे जो कि वो मूल रूप से इस वक्त वो हिंदुस्तानी हैं। सो जिनको हम अपने इंटेलिजेंस की भाषा में कहते हैं स्लीपिंग सेल्स। ऐसा है कि हमारे देश में बहुत ही बहुतायत संख्या में ऐसे भी लोग हैं जो कि जिसको हम कहते हैं एम्बिवेलेंस, वो कंफ्यूज्ड हैं। कुछ लोग तो कट्टर बिल्कुल उस चीज को विचारधारा को मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि ये सही भी है गलत भी, लेकिन उनकी भी जो आपकी जो लॉयल्टी है वो शायद बहुत हद तक जो है उनके जो चरमपंथी विचारधारा वाले जो मुसलमान हैं उनसे मिलती, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि उसका पाकिस्तान तो एक इस्लामिक स्टेट है ही। तालिबान जो है मूल रूप से जो आपके देवबंदी विचारधारा वाले मुसलमान हैं, उनके वो फॉलो अनुयायी हैं। तो ये इसमें कोई वो कहना मुझे निसंकोच मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये समस्याएं बहुत हद तक जो हैं हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते थे। तो इसीलिए मुझे अब ऐसा लगता है कि जो हमारी सरकार जो इस वक्त है, जो जैसे जो यूनिफॉर्म हम सिविल कोड की बात करते हैं, अगर हम ऐसी चीज़ों को, और जैसे अभी ट्रिपल तलाक वाला इशू है, बिकॉज आप देखिए कई सारे हमारे अंदर ही कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो कि इन चीज़ों के कट्टर विरोधी हैं। जैसे मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, सबको ये तो सर्वविदित है, आप हम तो आए दिन इसको प्रिंट के माध्यम से हम तो सुनते हैं समझते हैं, लेकिन हाँ ये है कि उनकी जो पूरी जो लॉयल्टी है वो पूर्ण रूप से हमारे इस देश में नहीं है। बिकॉज वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान, अब जैसे गजवाए हिंद एक नया नारा चला हुआ है, काफी लोग उसके प्रशंसक हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये जो गजवाए हिंद वाला नारा अगर जोर पकड़ेगा, कुछ ऐसी परिस्थितियां जब उत्पन्न होंगी, तो मुझे लगता है हमारे देश के बहुत सारे मुसलमान जो हैं उसको पूर्ण रूप से उसमें जो है अपना सहयोग देंगे। और हो सकता है कुछ समय बाद ऐसी विचारधारा आगे बढ़ते रहे, उनकी संख्या बढ़ते रहे, तो हो सकता है एक अलग तरह से और एक मुस्लिम देश बन जाए। आज के दिन अगर आप बांग्लादेश का देखिए, बांग्लादेश में जो इस वक्त जो चुनाव हुए, कई सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी बांग्लादेश में जहाँ पे लोगों ने जो अपने वोट डाले, और उससे ऐसे कई मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहाँ पे इसके बावजूद भी कि काफी हिंदू लोगों ने जो है अपने बीजेपी के कैंडिडेट्स को वोट दिया। ना थोड़ा राजनीति की हम बात पे आ रहे हैं, थोड़ा मे बी डाइग्रेसिंग, but because of their in mass voting,
for certain representative of their society, they won by thumping majority. और कई जगह तो मूल रूप से इसलिए हारे कि काफी हिंदू ने वहां वोट दिया, वहां पे जो आपके विक्ट्री मार्जिन है बहुत कम है। तो इसमें मुझे कोई शक नहीं, बिकॉज इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा तो हर जगह आप देख रहे हैं किस तरह से दुनिया में, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, इराक ईरान हो, और कहीं इवन यहाँ तक कि जो यूरोप के काफी दोस्त हैं वो भी अब इससे काफी जो है वो इस चीज के जो दुष्प्रभाव है उसको समझ रहे हैं। तो ये आपका कहना बहुत हद तक में सत्य है कि यस, कि अगर ये पूर्ण रूप से विभाजन होता तो आज हमें इतनी समस्याएं नहीं रहनी पड़ती। बिल्कुल सर, सही कहा आपने। सर, मैं भुक्तभोगी होने के नाते ही मैंने ये प्रश्न उठाया था, और जिस प्रकार से आज मंचों से पूर्ण रूप से नारे लगाए जाते हैं उसका प्रभाव हम देख रहे हैं कि हमारे देश में क्या होने जा रहा है। अगर हम अब भी सचेत नहीं हुए तो न जाने हमें क्या क्या देखना पड़ेगा। बिल्कुल सत्य तो मैं तो समझता हूं कि संस्कृत में एक वाक्य है, छठे साठ्यम समाचरित, जैसे को तैसा। और कुठियाला जी ने ठीक कहा है कि हमारी मिलिट्री माइट जो है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तीनों जो हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इतने स्ट्रांग हों कि कड़े से कड़ा जवाब देने में वो सक्षम होने चाहिए। किसी को मतलब देखिए, क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। हमारे पास अगर माइट है तो हम किसी के सामने घुटने टेकने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन अंदरूनी जो हमारी चीजें हैं, जो अंदरूनी ऐसे लोग बैठ गए हैं जिसका हम उस समय से खमियाजा उठा रहे हैं, तो हमें बहुत ही खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये नहीं कि हमने कुछ ना भुगता हो, आज इतने वर्षों तक हमने, भारत ने बहुत खमियाजा भुगता है। और अब भी अगर भारत की जनता, उस वर्ग को छोड़ करके भारत की जनता सचेत नहीं हुई तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ भोगेंगे ये जो विभिन्न दलों के नेता कह लीजिए जो भी होते हैं। तो उनको मैं समझता हूं कि भगवान उन्हें सुबुद्धि दे ताकि भारत की जो है प्रभु सत्ता अक्षुण्ण रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सर आपने कि ये इस्लामिक जो हो रहा है, इस्लामिकरण जो हो रहा है, और सर जो बात कर रहे थे वो बांग्लादेश की नहीं कर रहे थे, बंगाल की कर रहे थे, ममता बनर्जी स्टेट्स की। तो जहां पे मैं सॉरी, वेस्ट बंगाल, आपने सही कहा। लेकिन घड़ी की सुई ये विषय ऐसा है कि जिसपे कई दिनों तक बहस हो सकती है, कई दिनों तक इस पर डिस्कशन हो सकता है, लेकिन घड़ी की सुई कह रही है कि आप इस प्रोग्राम को कहीं ना कहीं इसको रोक लगाइए। ठीक है, इसलिए मैं अब धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मैं एक छोटा सा एक और कुछ कहना चाहता हूँ। अभी जैसे प्रोफेसर कुठियाला साहब ने बताया था कि मिलिट्री माइट की वो बात कर रहे थे, मुझे 1950s फिर 60s की बात है, जब चाइना में जब माओ से तुंग थे तो वो एक नारा दिया करते थे कि पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। सो एंड द चाइना हैज बीन एज ए पार्ट ऑफ देयर स्टेट पॉलिसी, वो उसको जो है पूर्ण रूप से उसको वो मानते हैं। और इसलिए आज देखिए चाइना अगर आप देखें, जब से कम्युनिस्ट रूल आया है, कहाँ चाइना है और कहाँ हम लोग हैं। तो आज जो चाइना आर्थिक दृष्टि से, मिलिट्री दृष्टि से और जो उसकी स्थिति है वो कई गुना हमसे आगे है। आज सबसे पावरफुल इकोनॉमी बन रही है बिकॉज दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग military presence global. In fact, they are trying to establish global bases all over. So, बहुत बहुत धन्यवाद आपने। आज एक बात मैं कह दूं। हाँ सर, प्लीज सर। हमारे कॉलेज में वो पढ़ाती रही हैं, तो ही है संस्कृत विभाग से। उनके पतिदेव ने इतना ओजपूर्ण भाषण दिया है। भाषण क्या, संवाद है, ये संवाद चलता रहना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि सविता जी ने आज हमें सुअवसर प्रदान किया है कि यहाँ पर बैठ करके कुछ चर्चा की जा सके। और आपने जो विश्लेषण किया है, मैं कहता हूँ कमाल का विश्लेषण है। कोई अंग आपने छोड़ा नहीं है, छोटे देशों से लेकर बड़े देशों तक उनकी क्या क्या मंशाएं हैं। तो एक बार फिर आप सबका, सविता जी का और पंचनल का भी, जिन्होंने डीएवी सेंचुरी कॉलेज फरीदाबाद के साथ संयुक्त रूप से आज का कार्यक्रम आयोजित किया है। ये संगोष्ठी बहुत महत्वपूर्ण रही है। मुझे सर कुछ कहना मिला है इससे। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, कुठियाला सर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी सर, ओवर टू यू सर। मैं सोचने के लिए 2 बिंदु दूंगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। पहला बिंदु ये है कि उपासना पद्धति के आधार पर देश का विभाजन
हमने किया और इसके कारण से और विभाजन करने की जिज्ञासा लोगों में उठती है। ये कहाँ पर हमने गलती की, इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमारी पूजा पद्धति के आधार पर हमने देश को तोड़ा। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि हम सब जो भारत में रह रहे हैं, सबके पूर्वज एक है। लगभग 3% जो आज की पॉपुलेशन है उसके पूर्वज बाहर से हैं, या तो पारसी ओरिजिन के हैं, या वो यूरोपियन ओरिजिन के हैं, या वो मुगल ओरिजिन के हैं, जो खान ओरिजिन के हैं। परंतु 97% वो चाहे मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो या चर्च में जाते हो, उनकी आज से 5वीं 6वीं 7वीं पुरानी पीढ़ी जो थी वो भारत में एक ही पूजा पद्धति से में विश्वास करती थी। उनका केवल परिवर्तन हुआ है, मत परिवर्तन हुआ है, उनकी राष्ट्रीयता का परिवर्तन नहीं हुआ है। जब हम ये भाव देश के हर नागरिक को देंगे, जैसा कि कहा गया हमारा डीएनए सबका एक है, इसको साइंस ने प्रूव किया है, हमारा सबका डीएनए एक है। अगर डीएनए शरीर का डीएनए एक है तो हमारा मन का डीएनए एक क्यों नहीं हो। ये भाव हमको पूरे देश में लाना चाहिए। समस्या का इंटरनल यूनिटी इंटीग्रेशन के लिए ये बहुत बड़ा है। जब भी आप अपने दूसरे पूजा पद्धति के लोगों से इस प्रकार बात करते हैं तो वो मानते हैं कि हमारे तीसरी चौथी पांचवी छठी पीढ़ी में हम लोग यही थे और यही के रहने वाले थे। आज हमने अपना पूजा का साधन बदल दिया है, इससे हम बदले नहीं हैं। हम सांस्कृतिक तौर से एक हैं, हम धार्मिक नहीं इस शब्द का प्रयोग कर रहा, मैं पंथ के हिसाब से हम अलग हैं, परंतु वैसे ही हम भारत के प्राचीन भारत के लोगों के हम अनुयायी हैं, उनके ही संतान। ये जब सबको समझ में आएगा तो समस्या का हल निकलेगा। अन्यथा पूजा पद्धति के आधार पर जब तक हम देश का विभाजन को जस्टिफाई करते रहेंगे तब तक हमारा विभाजन होने की टेंडेंसी बढ़ती है। मुझे ये दो विचार के लिए बिंदु छोड़ने थे। मैं क्षमा चाहूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन के बाद मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो कि उचित नहीं होता है, फिर भी मुझे लगा कि इस विचार गोष्ठी में ये विषय रखा जा सकता है। मुझे लगता है सर आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और इसका एक सॉल्यूशन ये भी रहेगा कि जो आपने नई एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उससे इससे इस तरह के कई सवाल सॉल्व होंगे, क्योंकि हमें पढ़ाई हो गया था बचपन में जिसका असर हमारे अंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद वो सारी चीजें मुझे लगता है फ्यूचर में वो सॉल्व होंगी। तो अभी हमारे साथ दिनेश चंद्रा जी हैं, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर। मैं चाहता हूं सर प्लीज आप भी अपना एक दो शब्द यहाँ रखें। दिनेश चंद्रा जी। दिनेश चंद्र जी को टाइम नहीं दीजिएगा ज्यादा वक्त, सुभाष जी। अच्छा, बस उनके थैंक्स कन्वे कर देते हैं। ही इज हियर, ही हैज जॉइंड दिस वेबिनार, और वो पंचनद में हमने उनको जोड़ा। कॉलेज के हमारे रिटायर्ड प्रोफेसर हैं हिस्ट्री के। वेलकम दिनेश जी। वो मुश्किल में पड़ गए हैं, ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू स्पीक समथिंग। और बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आपने हमारे पंचनद को ज्वाइन किया एज ए मीडिया कोऑर्डिनेटर, और हम चाहते हैं कि हमारा पंचनद का परिवार फरीदाबाद का मैडम की छत्र छाया में ऐसे ही बढ़ता रहे और लगातार हमें आशीर्वाद मिलता रहे, हमारे कुटियाला सर का और बाकी जो हमारे प्रोफेसर्स हैं या हमारी जो इस परिवार के मेंबर्स हैं, और जिनकी छत्र छाया में ये डे बाय डे बढ़ रहा है और आगे भी बढ़ेगा। तो आगे मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए इनवाइट कर रहा हूँ डॉक्टर शिवानी जी को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस फ्रॉम द डीएवी कॉलेज। ओवर टू यू मैम। Thank you, sir. Panchnath Research Institute, Faridabad, in collaboration with Department of Political Science, DAV Centenary College, Faridabad में आज जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज कैमरे पे तो आ जाइए। कैमरे पे हैं सर वो। टॉपिक है एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया
इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ डीवी सेठी सर का, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से, जिनका मैडम मुझे लगता है आपका कैमरा ऑफ हो गया। अभी आवाज भी शिवानी जी हाँ ऑडियो म्यूट हो गया। मैडम आपका माइक्रोफोन म्यूट हो गया, प्लीज चेक कर लीजिए शिवानी मैडम। हाँ अभी ठीक हो गया। ओके, थैंक यू सर। Panchnath Research Institute, Faridabad, in collaboration with Department of Political Science, DAV Centenary College, फरीदाबाद में आज जो ये वेबिनार ऑर्गेनाइज किया गया, जिसका टॉपिक है एक्सटर्नल थ्रेट्स टू द फ्रीडम ऑफ इंडिया, इसके लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद है। मैं धन्यवाद करती हूँ डीवी सेठी सर का, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी से, जिनका आशीर्वाद और गाइडेंस से ये वेबिनार सफल हो पाया है। मैं धन्यवाद करती हूँ आज के हमारे वेबिनार के अध्यक्ष प्रोफेसर बी के कुठियाला जी का, प्रेसिडेंट पंचनाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड चेयरमैन हरियाणा हायर एजुकेशन काउंसिल, जिन्होंने अपना मूल्य समय हमें दिया और हमारा मार्गदर्शन किया। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे आज के तीनों स्पीकर, ग्रुप कैप्टन रमेश चंद्र त्रिपाठी जी का, जिन्होंने हमारा ज्ञानवर्धन किया। आज का ये सेशन बहुत ही नॉलेजेबल सेशन रहा है। इसके साथ ही मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सविता भगत जी का, कि जिनके गाइडेंस में ये कॉलेज नई ऊंचाइयों को छू रहा है और जिनके दिशा निर्देश में ये कार्यक्रम सफल हो पाया है। इसके साथ ही डॉक्टर सुभाष गोयल जी का भी मैं धन्यवाद करती हूँ, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं इस वेबिनार में, उन सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। नमस्कार सबको, बहुत बहुत नमस्कार सबको। और मुझे लगता है कि मैं अपनी तरफ से फरीदाबाद पंचनाथ शोध संस्थान की तरफ से डीएवी कॉलेज का और उनकी समस्त टीम का आपका सबका धन्यवाद कि आपने हमारे साथ मिलकर एक प्रोग्राम किया, और हम भविष्य में भी ऐसे प्रोग्राम्स, माइंडस्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि और डे बाय डे इस तरह की हम जागरूकता लाते रहेंगे लोगों में, और उस तरह से आगे भी इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए आपका, डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी को आभार व्यक्त करना चाहिए कि आपने हमें समय दिया और इतना कुछ हमें ज्ञान जो है प्राप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, नमस्कार। सो नाइस ऑफ यू सर, सो नाइस।